नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वन शॉट में कवर करेंगे 14th टू 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री को जो कि आपका डीएससी 4 है। ये वीडियो किन के लिए सुटेबल है? यदि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और आप देख रहे हैं एक रिवीजन, एक छोटा सा रिवीजन, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो भी ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें आपको क्रिस्प सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिलेंगे। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि हर एक टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। ये पूरा पेपर एक टाइम ट्रेवल मशीन की तरह है जो हमें 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक ले जाता है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। 14th सेंचुरी तक इंग्लिश सिर्फ गरीब लोगों की या फिर पीजेंट्स की लैंग्वेज थी। फैंसी लोग फ्रेंच या लैटिन बोलते थे। पर इस पीरियड में इंग्लिश एक पावरफुल लिटरेरी लैंग्वेज बनती है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इस फेज में हम तीन बड़े बदलाव देखते हैं। द मिडल एजेस में रिलीजन और सोसाइटी का रूल चलता था। रेनेसा में ह्यूमनिज्म आया यानी इंसान की काबिलियत पर फोकस शुरू हुआ। और द एपिक एरा में मिल्टन ने लाइफ के सबसे बड़े सवालों के जवाब दिए। अब हम शुरू करते हैं यूनिट 1 के साथ, जिसके हीरो हैं जॉफरी चौसर। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कॉमन इंग्लिश में इतनी बड़ी स्टोरीज लिखी थी। चौसर की सबसे फेमस बुक है द कैंटरबरी टेल्स। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये एक फ्रेम नरेटिव है, मतलब इस एक स्टोरी के अंदर कई सारी छोटी छोटी स्टोरीज चलती हैं। इसका प्लॉट क्या है? अप्रैल का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और कुछ लोग पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उनका गोल क्या है? उन्हें कैंटरबरी जाना है, सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पर। इस नाम को ध्यान रखिएगा। इसको अगर आप अपने आंसर से मेंशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ा हुआ है। उनका मीटिंग पॉइंट क्या है? वो एक टबार्ड इन नाम के होटल में मिलते हैं, एक इन में मिलते हैं। वहां पर कितने पिलग्रिम्स मिलते हैं? 29 पिलग्रिम्स मिलते हैं। इन टोटल 31 लोग होते हैं। इन टोटल कितने लोग होते हैं? 29 पिलग्रिम्स प्लस चौसर प्लस टबार्ड इन का होस्ट, यानी कि 31 लोग होते हैं। ये टबार्ड इन कहाँ पर है? ये साउथ आर्क में है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है कि चौसर ने पिलग्रिम्स का डिस्क्रिप्शन क्यों दिया है? आंसर ये है एस्टेट सटायर्स। उस जमाने में सोसाइटी तीन हिस्सों में बटी हुई थी, नोबिलिटी, क्लर्जी और कॉमनर्स। चौसर ने दिखाया है कि कैसे चर्च के लोग करप्ट हो चुके थे और बाकी लोगों के क्या रोल्स थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिनको हमको ध्यान में रखना है और इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द नाइट का कैरेक्टर इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक आइडियल कैरेक्टर है। ये ब्रेव है, हम्बल है और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला है। द प्रायरस का इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम मैडम एग्लेंटीन है। ये एक नन है पर इसे रिलीजियस होने से ज्यादा फैंसी दिखने का शौक है। ये फ्रेंच ब्रोच भी पहनती है। द वाइफ ऑफ बाथ का इसमें कैरेक्टर है, मतलब बाथ एक जगह है, ये वहां से आई है इसलिए इसका नाम है द वाइफ ऑफ बाथ। ये एक बोल्ड और इंडिपेंडेंट औरत है जिसने पूरी 5 शादियां की हैं। ये उस जमाने की फेमिनिस्ट आइकन लगती है। द पार्डनर का इसमें कैरेक्टर है। ये सबसे करप्ट कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का। ये फेक रिलिक्स बेचता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। अब आते हैं द पार्डनर टेल पर। ये पार्डनर खुद तो बहुत लालची है, खुद बहुत ग्रीडी है, पर लेकिन स्टोरी ग्रीड के खिलाफ सुनाता है। इसे हम कहते हैं चौसेरियन आयरनी। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इस कहानी का मॉरल एक लैटिन फ्रेज रेडिक्स मारोलम एस्ट क्यूपिडिटास से आया है, जिसका मतलब होता है ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। स्टोरी क्या है? फ्लैंडर्स में तीन राइटर्स हैं, यानी कि तीन गुंडे रहते हैं। वो इतने ड्रंक होते हैं कि वो डेथ को मारने निकल पड़ते हैं। उनको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि डेथ उन्हें एक ओक ट्री के नीचे मिलेगी। जब वो उस ट्री के नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें मौत नहीं बल्कि सोने के सिक्के मिलते हैं। लालच में आकर तीनों एक दूसरे को मार देते हैं। उन्हें डेथ तो मिल जाती है पर वैसे नहीं जैसे वो चाहते थे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये टेल एक एग्जाम्पलम कैसे है? एग्जाम्पलम वो स्टोरी होती है जो किसी मॉरल पॉइंट को प्रूव करे। तीनों राइटर्स का लालच उन्हें मौत तक ले गया, यही इसका मॉरल है। दोस्तों ये था हमारा यूनिट 1 का डिटेल्ड ओवरव्यू। अगर आपको ये स्टोरी डिटेल्ड में देखनी है तो आप नीचे दिए गए वीडियो लिंक्स को देख सकते हैं। वैसे इसमें इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे।
अगर आपने ये पहले पढ़ रखी है और आप इस स्टोरी को अपने दिमाग में फ्रेम कर पा रहे हैं, तो आप रेडी टू गो हैं अपने एग्जाम्स के लिए। और अगर आपने ये स्टोरी अब तक नहीं पढ़ी है, फिर भी आप इन पॉइंट से कुछ-कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। अब यूनिट 1 के बाद हम एंटर करते हैं यूनिट 2 में। ये यूनिट बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि यहाँ पर पोएट्री सोशल ग्रुप से हटकर इंसान के अंदर चली जाती है। हम बात करेंगे रेनेसा के उन पोएट्स की जो प्यार, मौत और भगवान को एक नए नजरिए से दिखाते हैं। चलिए यूनिट 2 को ब्रेक डाउन करते हैं। यूनिट 2 की शुरुआत होती है दो ऐसे पोएट से जो सिर्फ राइटर्स नहीं बल्कि बड़े सोल्जर्स और कोर्टियर्स भी थे। सर फिलिप सिडनी ने एक बहुत ही फेमस सीरीज लिखी थी जिसका नाम था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। इसमें एस्ट्रोफेल एक लवर है जो स्टेला के लिए तड़प रहा है। इसमें हमको ये याद रखना है कि एक मेटा पोयम है, यानी एक ऐसी पोयम जो पोयम लिखने के ही बारे में है। इस पोयम में प्रॉब्लम क्या है? एस्ट्रोफेल अपनी फीलिंग्स लिखना चाहता है ताकि स्टेला उसे पढ़कर उस पर थोड़ा तरस खाए। वो दूसरे पोएट्स की पोएट्री को कॉपी करने की कोशिश करता है, पर उसका दिमाग सनबर्न फील करता है और उसको कोई वर्ड्स नहीं मिलते। इसमें सल्यूशन क्या आता है? आखिरी लाइन में उसकी म्यूज यानी पोएट्री की देवी आकर कहती है, फूल लुक इन दाई हार्ट एंड राइट। मतलब कि तुम अपने दिल के अंदर झांको और फिर लिखो। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इसमें आयम्बिक हेक्सामीटर यूज हुआ है जिसमें हर लाइन में 12 सिलेबल्स होते हैं। ये दिखाता है कि पोएट कितनी मुश्किल से वर्ड्स ढूंढ रहा है। अगली पोयम हमारे कोर्स में है द पैशनेट मेंस पिलग्रिमेज और इसको लिखा है वॉल्टर रेले ने। सर वॉल्टर रेली को मौत की सजा सुनाई गई थी जब वो जेल में अपनी एग्जीक्यूशन का इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने ये पोयम लिखी थी। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। रेली ने लाइफ को एक पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा की तरह दिखाया है। वो कहते हैं कि मौत के बाद उन्हें किसी फैंसी सामान की जरूरत नहीं है। वो अपने साथ क्या ले जाएंगे? सेकल्प शेल ऑफ क्वाइट यानी शांति की सीप, स्टाफ ऑफ फेथ विश्वास की लाठी, गाउन ऑफ ग्लोरी सम्मान का चोला। द ब्राइबलेस हॉल भी इसमें ध्यान रखने वाली चीज है। रेली लंदन के करप्ट कोर्ट से परेशान थे। वो कहते हैं जन्नत एक ब्राइबलेस हॉल है जहां कोई रिश्वत नहीं चलती और जीसस हमारे लॉयर हैं जो कोई फीस नहीं लेते। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रेली ने फिजिकल यात्रा और स्पिरिचुअल यात्रा को कैसे कंपेयर किया है? स्पिरिचुअल जर्नी और फिजिकल जर्नी को कैसे कंपेयर किया है? उनके लिए मौत एक एंड नहीं बल्कि एक नया सफर है। इस स्टेटमेंट के अराउंड आप अपना पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। अब हम यूनिट 2 के सबसे कूल और ब्रेनी पार्ट पर आते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री। इसके लीडर हैं जॉन डन। इनको फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री भी कहा जाता है। इसमें हमको ये खास बात याद रखनी है कि डन कंसीट्स का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? कंसीट्स का। कंसीट का मतलब होता है दो ऐसी चीजों को कंपेयर करना जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। जैसे कि इनका एक फेमस कंपैरिजन है, इन्होंने प्यार को एक कंपास या फिर एक मैप से कंपेयर किया था। या फिर इनका एक और बहुत ही बेतुका या फिर कहीं बहुत ही महान सा कंपैरिजन है। इन्होंने कहा था कि इनका खून और लवर का खून अगर एक फ्ली पी ले तो वो दोनों फ्ली के अंदर यूनाइट हो जाएंगे। समझ रहे हो आप कितना ज्यादा मतलब डीप है? इसको हम कंसीट कहते हैं। इनकी पहली पोयम हमारे कोर्स में द सन राइजिंग। इस पोयम में डन सूरज को डांट रहे हैं। डन और उनकी लवर बिस्तर पर है और सूरज की किरण उन्हें डिस्टर्ब करती है। वो सूरज को कहते हैं बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। ओ बूढ़े बेवकूफ सूरज। ठीक है, तो ये लाइन वो उसको कहते हैं। उनका लॉजिक क्या है? वो कहते हैं कि सूरज को पूरा वर्ल्ड घूमने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ उनके कमरे में चमक जाए तो उसका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि डन के लिए उनकी लवर ही पूरे वर्ल्ड के समान है। द कैनोनाइजेशन इनकी अगली पोयम है। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है किसी को सेंट डिक्लेयर करना। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डन ने लवर्स को सेंट क्यों कहा है? डन कहते हैं कि भले ही हम लड़ाई झगड़ा ना करें या फिर देश ना चलाएं, पर हमारा प्यार एक मिराकल है। वो फोनिक्स बर्ड का एग्जाम्पल देते हैं जो खुद जलकर नया पैदा होता है। लवर्स भी ऐसे ही हैं। उनका प्यार हमेशा जिंदा रहता है, इसलिए उन्हें सेंट्स ऑफ लव कहा जाना चाहिए। ऐसा डन का मानना है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। अगली इसमें डन की फेमस पोयम है द गुड मॉरो। ये एक ओबेड है, यानी कि एक सुबह की पोयम है। एक ऐसी पोयम है जिसमें सुबह का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। डन का ये मानना है कि सच्चे प्यार के मिलने से पहले हम सिर्फ सो रहे थे या फिर बच्चों की तरह बेवकूफ थे। क्या इसमें कॉन्सेप्ट या कंसीट यूज हुआ है? उनका कमरे का एक कोना ही उनके लिए पूरी दुनिया है।
वो लवर्स को दो हेमिस्फेयर्स यानी धरती के दो हिस्सों की तरह दिखाते हैं जो मिलकर एक परफेक्ट ग्लोब बनाते हैं। आपने ज्योग्राफी में, बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक साउथ हेमिस्फेयर होता है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, और ये दोनों जहां मिलते हैं वहां पर एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो ऐसे ही डन कहते हैं कि भाई लवर्स, ये एक नॉर्थ हेमिस्फेयर है, एक साउथ हेमिस्फेयर है, और ये मिलकर पूरे वर्ल्ड को बनाते हैं एक परफेक्ट दुनिया, एक परफेक्ट गोल ग्लोब बनाते हैं। यूनिट 2 में हमने देखा कि कैसे रेनेसा मैन अपने दिमाग यानी विट और अपने दिल यानी पैशन को बैलेंस करता है। सिडनी का स्ट्रगल, रेली की स्पिरिचुअलिटी और डन का ब्रिलियंट दिमाग, ये तीनों ही एग्जामिनर के फेवरेट हैं और आप इन तीनों से ही क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके पास इंटरनल चॉइसेस होती हैं, तो आप चाहें तो किसी एक आधी पोयम को छोड़ भी सकते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे चौसर ने सोसाइटी का मिरर दिखाया और डन ने लवर्स की एक अलग ही दुनिया बसा दी। अब हम चलते हैं सिलेबस के सबसे बड़े और ग्रैंड हिस्से पर, यूनिट थर्ड, जहां हम मिलेंगे जॉन मिल्टन से और उनके एक एपिक पोएट्री पैराडाइज लॉस्ट से। इसमें हमको ये याद रखना है कि पैराडाइज लॉस्ट कोई छोटी मोटी पोयम नहीं है, ये एक एपिक है। एपिक का मतलब होता है एक बहुत बड़ी कहानी जो पूरी इंसानियत के बारे में हो। मिल्टन जब इसे लिख रहे थे तब वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे और उन्होंने इसे अपने बच्चों से लिखवाया था। यहाँ पर एक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, मिल्टन का इसको लिखने का गोल क्या था। उनका गोल था टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इंसानों को ये बताना कि भगवान जो करते हैं उसके पीछे क्या बड़ा रीजन होता है। ये पोयम शुरू होती है एक प्रोयम से, जो कि एक इंट्रो की तरह होता है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। मिल्टन यहाँ म्यूज यानी पोएट्री की देवी को बुलाते हैं, पर वो किसी ग्रीक देवी को नहीं बुलाते, बल्कि वो होली स्पिरिट को बुलाते हैं। वो बताते हैं कि ये कहानी इंसान की पहली गलती, जब एडम और ईव ने वो फॉरबिडन फ्रूट खाया था और उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया था, उसके बारे में है। अब कहानी शुरू होती है इन मीडिया रेस, यानी कि कहानी बीच में से शुरू होती है। ये कॉन्सेप्ट है मीडिया रेस। इसका मतलब होता है कि कोई कहानी जब बीच में से शुरू होती है उसको कहते हैं मीडिया रेस। हम सीधा पहुंचते हैं हेल में, जिसे मिल्टन ने ट्रैटरस भी कहा है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है, सैटर्न का कैरेक्टर कैसा है, मतलब सैटर्न का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। इसमें आपको दो चीजों पर खास ध्यान देना है कि मिल्टन ने सैटर्न को कैसे पोर्ट्रे किया है और वो कैसे हमें बताते हैं कि सैटर्न का रियल कैरेक्टर क्या है। जब हम सैटर्न को पहली बार देखते हैं, वो एक दबदबा रखने वाला लीडर की तरह हमको दिखाई देता है, जो हारने के बाद भी हार नहीं माना है। वो एक जलती हुई लेक, बर्निंग लेक पर गिरा हुआ है। सैटर्न का एटीट्यूड कैसा है? वो अपने राइट हैंड मैन यानी कि बेल्जीबब से कहता है कि भले ही हम हार गए हैं, पर हमारा दिमाग और हौसला नहीं टूटा है। फेमस कोट इसमें आपको ये याद रखनी है और अपने आंसर्स में जरूर मेंशन करने अगर क्वेश्चन आता है तो। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन, यानी दिमाग ही सब कुछ होता है। हम चाहे तो नर्क को स्वर्ग बना ले या फिर चाहे तो स्वर्ग को नर्क बना ले। और सबसे फेमस लाइन भी आपको याद रखनी है जो कि इसका मोटो है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा नर्क में राज करना है, ऐसा सैटर्न का मानना है। सैटर्न अपनी पूरी आर्मी को जगाता है जो वहां ढेरों की तरह पड़ी हुई है। इसमें हमको ये याद रखना है कि मिल्टन यहाँ एपिक सिमिलीज का यूज करते हैं। सिमिलीज मतलब दो चीजों को कंपेयर करना, और एपिक सिमिलीज मतलब कि दो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन कहते हैं कि सैटर्न इतना बड़ा है जैसे कोई लेविथन, यानी कि समुद्री व्हेल, जिसे देखकर कोई सेलर गलती से उस पर अपना एंकर गिरा दे ये सोचकर कि वो कोई बड़ा आइलैंड है। अब शुरू होता है द कैटलॉग, जहां मिल्टन उन सारे बदमाश एंजल्स के नाम लेते हैं जो सैटर्न के साथ स्वर्ग से गिरे थे या फिर कहीं गिराए गए थे। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। मिल्टन कहते हैं कि यही फॉलन एंजल्स आगे चलकर इंसानों के फॉल्स गॉड यानी कि नकली भगवान बने, जिसमें मोलोच, डैगन और बेलियल है। ये सारे डेमंस मिलकर एक बहुत बड़ा पैलेस बनाते हैं जिसका नाम है पेंडेमोनियम। इसके लीडर है मैमन और आर्किटेक्ट है म्यूल्सिबर। अब इसमें एक ट्विस्ट भी आता है, जब ये महल तैयार होता है तो इतने सारे बड़े बड़े डेमंस वहां फिट नहीं हो पाते, तो वो जादू से अपने आप को ड्वार्फ्स बनाते हैं, यानी कि अपने आप को छोटा बना लेते हैं और महल के अंदर चले जाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक वन सिर्फ एक नरक की स्टोरी नहीं, ये प्राइड और रेबेलियन की स्टोरी है।
सैटर्न को मिल्टन ने इतना पावरफुल दिखाया है कि कई बार हमें उस पर तरस या उसकी ताकत पर यकीन होने लगता है। पर मिल्टन बार-बार याद दिलाते रहते हैं कि सैटर्न जो कर रहा है वो गलत है। और यहाँ पर ये एपिक पोएट्री हमारे सिलेबस के लिए खत्म हो जाती है तो वैसे ये बहुत बड़ी, पर ये हमारे लिए यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहीं तक हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हमने 14th सेंचुरी के चौसर से लेकर 17th सेंचुरी के मिल्टन तक का सफर कर लिया। इसमें हमको मेनली ये याद रखना है कि चौसर ने हमें सोसाइटी के लोग दिखाए और चर्च की करप्शन पर सटायर किया। सिडनी और रेली ने हमें कोर्टली लाइफ का स्ट्रगल और मौत के वक्त की स्पिरिचुअलिटी दिखाई। और जॉन डन ने लव और रिलीजन को दिमाग यानी विट और साइंस के साथ मिक्स करके एक नया अंदाज दिया। और अंत में जॉन मिल्टन ने सबको एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाकर बताया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी फ्री विल होती है, यानी सही और गलत चुनने की पावर। ये पूरा सिलेबस सिर्फ एक पोएट्री नहीं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज और कल्चर के बदलने की हिस्ट्री है। अगर आप इन लिंक्स को समझ गए तो एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक्सपर्ट लेवल पर लिख सकेंगे। दोस्तों ये था डीएससी 4 का पूरा पोस्टमार्टम। आपने देखा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और उम्मीद है कि अब आपके पास होगी चेक लिस्ट अपने डीएससी 4 के लिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश यूट्यूब चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको अपने आंसर्स लिखने में दिक्कत हो रही है तो अभी चेकआउट करें हमारी हैक आंसर राइटिंग के लिए, जिसे देखने के बाद आप 5 से 10 मिनट के अंदर अपने 2 से 3 पेज के आंसर बड़े आराम से लिख पाएंगे। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।